बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, एडवांस अकाउंटिंग की हमने तकरीबन सारी चीज़ें कवर कर ली थी। सिर्फ़ और सिर्फ 2 टॉपिक हमारे रहते हैं जो कोशिश करेंगे कि एक टॉपिक उसमें से आज कंप्लीट हो जाए, दूसरा जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम देख लें। 2 कौन से टॉपिक रहते हैं? एक हमारे पास रहता है फाइनल अकाउंट्स, सही है? और दूसरा हमारे पास रहता है, दूसरा भी हम इसे कंपनी अकाउंट ही बोलते हैं, लेकिन ये एब्जॉर्प्शन में आता है, सही है? बेसिकली 2 कंपनीज़ हैं वो आपस में या तो मर्ज हो गई हैं या 2 में से कोई एक कंपनी दूसरे में मर्ज हो गई है, सही। तो ये वाली जो चीज़ है इसमें थोड़ी सी कंप्यूटेशन इन्वॉल्व है, लेकिन हम ये चीज़ नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। फाइनल अकाउंट्स को हम अभी देख लेते हैं क्योंकि फाइनल अकाउंट्स इसमें इस्तेमाल हो रहा होगा। ये जो दोनों क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन थोड़े से डिफ़िकल्ट होते हैं और थोड़े लेंथी होते हैं। अब इसको करने में स्टूडेंट करता ही है कि या क्योंकि आपको प्रिसाइजली जब आप कर रहे होते हैं तो एंड जैसे ही करते हो ना, आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो जाता है कि आपने सही किया या गलत किया। क्यों अंदाज़ा हो जाता है? आप ये देखते हो बैलेंस शीट टैली है तो मैंने सही किया होगा, बैलेंस शीट टैली नहीं है तो मैंने गलत किया होगा। ये परसेप्शन बेसिकली गलत है, सही है। अगर बैलेंस शीट आपकी टैली है और बैलेंस शीट आपकी टैली नहीं है तो यहाँ पे एरर मौजूद है या एरर नहीं है, एरर या नो एरर। एरर है, पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे आपने बैलेंस शीट आपकी टैली नहीं है, एरर होगा, सही है। नो एरर वाली कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि कोई एरर नहीं है। एरर बैलेंस शीट टैली नहीं है तो एरर तो है कंफर्म, सही है। अब बैलेंस शीट टैली है तो इसमें दोनों पॉसिबिलिटी है, एरर हो भी सकता है और नो एरर भी हो सकता है। यहाँ पे जो आपका एरर है ना, ये पॉसिबल है कि ये कोई एक एरर हो जिसकी वजह से आउट हो गया, सही है। लेकिन यहाँ पे जो एरर है ना, ये एटलीस्ट 2 टाइम आपने एरर किए हैं। सेम एरर को अगर आप 2 टाइम्स रिपीट कर दो तो आपकी बैलेंस शीट टैली हो जाएगी, सही है। ये एक फॉर्मूला है, आप अगर सेम एरर 2 दफ़ा रिपीट कर दोगे, सही है, तो आपकी बैलेंस शीट टैली निकल जाएगी। आपको क्या करना है, यहाँ पे जितने मार्क्स होते हैं बीकॉम में या कहीं पे भी अकाउंटिंग के सब्जेक्ट में, वो कॉन्सेप्ट के होते हैं, वो इस चीज़ के होते हैं कि आपने कितने हद तक चीज़ें सही की हैं। अगर आपने चीज़ें सही की है दैन इट्स गुड, अगर आपने चीज़ें सही नहीं की थी तो उसमें एरर है, आपको मार्क्स ज़्यादा नहीं मिलेंगे, सही है। लेकिन जितनी चीज़ें आपने सही की है, सही काम जितना किया उनके आपको नंबर्स मिलेंगे ही। ऐसा नहीं होगा कि आपकी बैलेंस शीट टैली नहीं है तो इसका नंबर नहीं मिलेगा, सही है। ये चीज़ ज़हन में रखिएगा। स्टेप्स के मार्क्स हैं, एक्चुअल सही काम करने के मार्क्स हैं, सही है। तो इस चीज़ से तो घबराने की ज़रूरत नहीं है कि आपकी बैलेंस शीट टैली है या नहीं है। अगर बैलेंस शीट टैली नहीं भी आती ना तो आप उसमें बैठ करके अपना ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं करें, उस चीज़ को छोड़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। पहले तो मैं ये बोलूँगा कि बैलेंस शीट का ये जो फाइनल अकाउंट्स और एब्जॉर्प्शन अकाउंटिंग वाले जो टॉपिक है इसको छेड़ें बाद में, सही है। शुरुआत में सारे के सारे दूसरे क्वेश्चन कर लें, उनमें ज़्यादातर में कंप्यूटेशन से आगे ऐसी चीज़ें नहीं हैं। आप उनको कर लें, तो कर लेने के बाद आप इनकी तरफ आ रहे हैं और अगर ये टैली नहीं भी होते तो आप दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लें, दोनों क्वेश्चन हो जाएँ। अब अगर दोनों टैली नहीं है फिर सुकून से बैठेंगे, आप क्यों टैली नहीं है वो देखते हैं। अगर टाइम मिला तो देख लीजिए, अगर नहीं टाइम मिला तो पास तो हो ही जाएंगे, आपने काफ़ी चीज़ें सही की हैं, सही है। अच्छा, फाइनल अकाउंट्स में बेसिकली आपसे 2 स्टेटमेंट मांगी जाती है। 2 स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के लिए बोला जाता है। एक है आपकी बैलेंस शीट और एक है आपका प्रॉफिट एंड लॉस। बैलेंस शीट को बेसिकली अब स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बोला जाता है, सही है। और पीएनएल को स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस बोला जाता है, सही है। अब बीकॉम में स्टिल ये टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल नहीं कर रहे, वो बैलेंस शीट और क्या नाम है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस या इनकम स्टेटमेंट या इनकम एंड एक्सपेंडिचर समरी, इस तरह के वर्ड्स इस्तेमाल कर रहे हैं, सही। तो कोई भी वर्ड है आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि आपको बनाना क्या है, सही है। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ स्टेप्स हैं जो आपको हमेशा याद रखने हैं और जो आपको हमेशा फॉलो करने हैं। वो स्टेप्स क्या हैं? ये क्वेश्चन करते हुए अगर आप ये स्टेप फॉलो करोगे तो आपके लिए चीज़ें आसान रहेंगी। सबसे पहले आपको क्वेश्चन को रीडिंग प्रॉपर करनी है इसकी, सही है। और स्ट्रक्चर माइंड में बना लेना है,
सही है। एडजस्टमेंट जितनी भी आ रही हैं पढ़ते के साथ ही आपको पता होना चाहिए कि एडजस्टमेंट क्या करेंगे। सही। फोर्थ, आप फर्स्ट पहले एडजस्टमेंट करेंगे, उसके बाद आप स्टेटमेंट्स बना रहे होंगे। सही है। जितनी भी एडजस्टमेंट्स दी गई हैं उन सब का ताल्लुक आपकी स्टेटमेंट से है। सही है। तो कोई भी एडजस्टमेंट आप इग्नोर नहीं करेंगे। और चीज़, इन्वेंट्री ओपनिंग है या क्लोजिंग है, ये चीज़ आइडेंटिफाई होनी चाहिए। सही है। परपीचुअल, पीरियोडिक। सही है। परपीचुअल है तो आपके पास क्लोजिंग इन्वेंट्री होगी। पर पीरियोडिक है तो ओपनिंग होगी। सही है। या वो अलग से खुद बता देगा कि ओपनिंग है या क्लोजिंग है, या अलग से वो क्लोजिंग इन्वेंट्री कहीं पे शो कर देगा, बता देगा ये क्लोजिंग अमाउंट है। सही है। जो कि ट्रायल की अमाउंट से डिफरेंट होगी। सही। परपीचुअल अगर बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो कर रहे हैं तो क्लोजिंग इन्वेंट्री ही होगी, याद रखिएगा। अब ये जो मैंने चीज़ें बताई हैं, ये चीज़ें अगर आपने कर ली तो आप जो पेपर है, जो क्वेश्चन है बेसिकली फाइनल अकाउंट्स को, वो आप इजीली कर पाएंगे। अब हम चल लेते हैं फाइनल अकाउंट्स की तरफ, क्योंकि इसमें कोई ऐसी चीज़ है नहीं कि आपको अलग से ऐसे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। आप चल लेते हैं, करेंगे तो आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या चीज़ कैसे है। आपको ट्रायल बैलेंस भी दे सकते हैं, आपको बैलेंस शीट के फॉर्म में भी या टी अकाउंट के फॉर्म में भी चीज़ें दे सकते हैं। फिलहाल जो ऐसे मेजॉरिटी दी जा रही है वो ट्रायल बैलेंस के फॉर्म में दी जा रही है। सही। हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन लिखने स्टार्ट करें। Moon Limited has authorized capital of rupees 4 million divided into 40,000 shares of rupees 100 each. सही। Following is the pre-closing trial balance as at December 31st 2020। अच्छा, प्री क्लोजिंग का मतलब है कि इस ट्रायल बैलेंस में इनकम और एक्सपेंसेस अपेयर हो रहे होंगे। ये इनकम और एक्सपेंसेस क्लोज नहीं हुए रिटेन अर्निंग में जाकर के। हमेशा जब हम लेजर बना रहे होते हैं, किसी भी साल की ट्रांजैक्शन इंटर कर रहे होते हैं, तो हम लेजर में करते हैं। तमाम लेजर की क्लोजिंग बैलेंसेस हम ट्रायल बैलेंस पे उठाते हैं। ट्रायल बैलेंस पे अगर मैंने इनकम और एक्सपेंसेस के भी क्लोजिंग बैलेंस उठाए हैं, सही है, और वो बैलेंस अपेयर हो रहे हैं, तो इसका ये मतलब है कि वो जो इनकम और एक्सपेंसेस वाले बैलेंसेस हैं वो क्लोज नहीं हुए। हर साल इनकम और एक्सपेंसेस क्लोज होते हैं और वो रिटेन अर्निंग में चले जाते हैं, यानी इनकम डेबिट हो जाएगी टोटल अमाउंट से, और रिटेन अर्निंग अपनी अमाउंट से क्रेडिट हो जाएगा। एक्सपेंसेस क्रेडिट हो जाएंगे जितनी अमाउंट से भी है, और रिटेन अर्निंग आपका डेबिट हो जाएगा। ये अगर आपने एंट्री बना ली तो आपने क्लोजिंग कर ली है, अगर नहीं बनाई है तो आपने क्लोजिंग नहीं ली। इसका मतलब क्लोजिंग नहीं हुई तो इनकम और एक्सपेंसेस अलग से शो हो रहे होंगे। ये कॉन्सेप्ट कोई मैंने सिंपल आपको रिपीट कर दिया है, ये आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग वन जो आप पढ़ के आए हैं यहाँ से बीकॉम पार्ट वन में, तो उसमें आपने ये चीज़ पढ़ी होगी। सही। अब भाई ट्रायल बैलेंस क्या दिया है इन्होंने, देख लेते हैं। ट्रायल बैलेंस सबसे पहले इन्होंने दिया है कैश 17,000 का। सही। अकाउंट रिसीवेबल इन्होंने दिया है 30,000 का। इन्वेंट्री मशीनरी 140,000 एंड 4 लाख रिस्पेक्टिवली। फिर उसके बाद आपको दी है इसने बिल्डिंग, ये दी है 7 लाख की। सही।
इसके बाद इसने बोला कि आपने परचेजेस की हैं 3 लाख की। फिर ये आपसे बोल रहे हैं गैरेज इनवर्ट है 2000 का, सैलरीज डायरेक्टर रेम्यूनरेशन, राइटिंग पे नहीं जाइएगा, राइटिंग में बहुत अजीब सी लिख रहा होता हूँ। फिर उसके बाद इन्होंने बोला रेंट एक्सपेंस, फिर इन्होंने बोला ऑफिस सप्लाइज, सही, सॉरी, आपके 80,000 सैलरीज है, 10,000 आपका डायरेक्टर फी है, 8,000 रेंट एक्सपेंस है और ऑफिस सप्लाइज है 2,000, सही। इसके साथ इन्होंने आपको बोल दिया कि इनके पास प्रीपेड इंश्योरेंस भी है, वो है 3,000, सही है। मुझे इसका टोटल करके बताएं कि क्या टोटल हो रहा है जब तक मैं क्रेडिट साइड का देख लूँ। शेयर कैपिटल है 8 लाख का। अच्छा, एग्ज़ाम में भी आप टोटल ज़रूर चेक करें, हो सकता है वो टोटल पेपर्स में गलत आ रहा हो, तो चेक ज़रूर किया करें। अलाउंस और बैड डेट आपको दे रहे हैं ये 1500 की। इसके बाद अकाउंट पेबल इन्होंने बताया आपके पास 25,000 का है। रिटेन अर्निंग है 2 लाख की, सही है। फिर उसके बाद इन्होंने सेल्स की है 5 लाख की। इसके बाद इन्होंने कमीशन इनकम कमीशन अर्न किया है 3,500 का, और 10% बॉन्ड्स पेएबल इनके पास है 1 लाख के। बॉन्ड्स और शेयर्स वाली चीज़ें हम कर चुके थे, तो ये आई होप कि आप लोग को याद होगी। क्या फिगर आ रही है यहाँ की 1,630,000, और ये भी मेरे ख्याल से यही होगी, कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, सही है। कैलकुलेट कर लें, बल्कि ये डेबिट और क्रेडिट, डेबिट साइड तो कर लिए, क्रेडिट साइड भी कैलकुलेट करके देख, यही बैलेंस आ रहा है, कुछ और आ रहे हैं। आगे अब देखें भाई, अब हम चल रहे हैं, कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट इन्होंने मांगी हुई होती है, वो एडिशनल रिक्वायरमेंट देख लेते हैं। एडिशनल रिक्वायरमेंट क्या बोली है इन्होंने, एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या है। सबसे पहले ये बोल रहे हैं कि depreciation for the year on machinery will be computed at 10% in on building at 15%, सही। स्ट्रेट लाइन मेथड है, रिड्यूसिंग बैलेंस है, ये कुछ नहीं बताया तो हम अपने हिसाब से कर सकते हैं, हमारे लिए इजी स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि हमने पहले जो है वो WDV हमें नहीं दी, एग्रीगेटेड डेप्रिसिएशन नहीं दी, तो हम स्ट्रेट लाइन कंसिडर करेंगे, सही है। इसके बाद ये बोल रहे हैं कि इंश्योरेंस एक्सपायर्ड, मतलब इंश्योरेंस एक्सपेंस बता रहे हैं हमें ₹1000 का, सही है। नंबर 3, फिर ये हमसे बोल रहे हैं कि रेंट एक्सपेंस जो है फॉर द ईयर इज़ ₹6,000। अब ऐसे में ऊपर इन्होंने 8,000 की फिगर दे दी है, नीचे इन्होंने 6,000 दे दिया, तो हम
6000 को कंसिडर करेंगे, ऊपर 8000 को पेमेंट कंसिडर करेंगे और उसमें समझेंगे कि रिमेनिंग जो अमाउंट है वो प्रीपेड है। सही है। इसके बाद ये बोल रहे हैं अलाउंस और रेट डेट is to be maintained at 4% of account receivable। सही। फिफ्थ ये बोल रहे हैं accrued markup on bonds for 3 months। 3 मंथ्स के लिए मार्कअप हमें बॉन्ड्स को अप्रूव करना है। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री क्लोजिंग इन्होंने दे दी 70,000। सही। इसके बाद ये बोल रहे हैं कि कंपनी डिसाइडेड टू डिक्लेयर कैश डिविडेंड ऑफ ₹15,000 and appropriate a sum of ₹40,000 for building extension। सही है। ये क्वेश्चन है। रिक्वायर्ड में आपसे मांग रहे हैं इनकम स्टेटमेंट प्लस बैलेंस शीट। सही। अब ये हमने क्वेश्चन तो उतार लिया। अब क्वेश्चन को थोड़ा सा एग्ज़ाम में आप सही तरीके से पढ़ सकें, ज़रा देखते हैं। सही। अब क्वेश्चन पढ़ना शुरू करते हैं। अब जैसे मैं क्वेश्चन पढ़ते हुए जा रहा हूँ, आप लोगों को इसी तरीके से एग्ज़ाम में पढ़ना है ये क्वेश्चन, अगर आपको ये क्वेश्चन सही करना है तो। यूनियन लिमिटेड हैज़ ऑथराइज कैपिटल ऑफ ₹4 मिलियन। ऑथराइज कैपिटल है, इसका मतलब है मेरा कोई काम नहीं है, सिंपल ज़्यादा से ज़्यादा मैं चीज़ डिस्क्लोज कर रहा हूँ। सही। डिवाइडेड इंटू 40,000 नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। तमाम की वैल्यू बता दी और नंबर्स बता दिए कितने हैं। सही। प्री क्लोजिंग ट्रायल दे दिया इन्होंने। प्री क्लोजिंग ट्रायल इनकम और एक्सपेंसेस पूरे आ रहे हैं। हम ज़रा देखते हैं इसमें कौन सा आइटम ऐसा है जो हमें समझ नहीं आ रहा। कैश बैलेंस शीट में जाएगा, करंट एसेट अकाउंट रिसीवेबल करंट एसेट बैलेंस शीट में जाएगा, इन्वेंट्री करंट एसेट बैलेंस शीट में जाएगी, मर्चेंडाइज मशीनरी और बिल्डिंग नॉन करंट एसेट बैलेंस शीट में जाएगी, परचेजेस प्रॉफिट और लॉस में जाएगी, कैरेज इन कॉस्ट ऑफ सेल प्रॉफिट और लॉस में जाएगी, सैलरीज एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में जाएगी प्रॉफिट और लॉस, डायरेक्टर रेम्यूनरेशन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस प्रॉफिट और लॉस, रेंट एक्सपेंस एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉफिट और लॉस, ऑफिस सप्लाइज सेम एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉफिट और लॉस, प्रीपेड इंश्योरेंस 3000 ये आपकी प्रीपेड है इसलिए ये एसेट है, ये बैलेंस शीट में जाएगा। अच्छा, आप लोगों को एक बात मैं बता दूं कि अगर यहाँ पे कोई दूसरी इन्फॉर्मेशन किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है ना, तो आप ओपन हैं कुछ भी अज्यूम करने के लिए, तो आप वो चीज़ अज्यूम कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने ऑफिस सप्लाइज दिया, रेंट दिया, डायरेक्टर रेम्यूनरेशन सैलरीज दी, इसकी बाइफरकेशन नहीं बताई इन्होंने कि ये आया कॉस्ट ऑफ सेल पे जाएगा, सारी की सारी मेरी मशीनरी से और कॉस्टिंग से रिलेट कर रही है, या ये एडमिन वाला चीज़ है। सही। तो जब ऐसी कोई चीज़ नहीं दी ना, तो हम वो करेंगे जो हमें आसान लगता है और जो चीज़ एप्रोप्रिएट लग रही है। एप्रोप्रिएट क्या लग रहा है? एप्रोप्रिएट ये लग रहा है कि इस तरह की जितनी भी चीज़ें होती हैं सारी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस होती हैं, कॉस्ट ऑफ सेल में कम होती हैं। अब क्योंकि कॉस्ट ऑफ सेल की यहाँ पे कोई बाइफरकेशन नहीं दी हुई, तो मैं सारे का सारा एडमिनिस्ट्रेटिव में चार्ज करूँगा। सही। शेयर कैपिटल दे दिया 88 लाख का, इसका मतलब है 8000 डिवाइडेड इंटू 100 शेयर्स ईच। सही। अलाउंस फॉर बैड डेट इन्होंने बता दिया 1500 का, अकाउंट्स पेबल बता दिया, ये आपको बैलेंस शीट का पार्ट होगा, रिटेनर नहीं बता दी, बैलेंस शीट का पार्ट है। सेल कमीशन बॉन्ड, सेल और कमीशन आपके पीएनएल का पार्ट है, बॉन्ड्स पेबल ये आपके नॉन करंट लाइबिलिटी है और बैलेंस शीट का पार्ट है। सही है, यहाँ तक कोई मसला? अच्छा, इसके बाद एडजस्टमेंट आती है। हमने टोटल भी देखी है, टोटल भी सही था। एडजस्टमेंट आती है, डेप्रिसिएशन में बता रहे हैं कि 10% 15% का कोई मसला ही नहीं, हो जाएगी। अब इन्वेंट्री बोल रहे हैं कि हमारे पास इंश्योरेंस एक्सपायर जो है वो 1000 से, इसका मतलब है 2000 मेरा प्रीपेड होगा और 1000 मैं एक्सपेंस चार्ज कर दूँगा। सही है।
इसके बाद इन्होंने बोला कि अलाउंस फॉर बैड डेट इज़ टू बी मेंटेन एट 4% ऑफ द अकाउंट रिसीवेबल। मैं 4% की लिमिट अप्लाई करके देखूँगा अकाउंट रिसीवेबल पे। अगर मेरी अमाउंट जो कंप्यूट होकर के आ रही है वो ज़्यादा होती है तो मैं फर्दर एक्सपेंस चार्ज कर दूँगा। अगर वो ज़्यादा नहीं हो रही है, कम हो रही है, तो मैं रिवर्सल चार्ज कर दूँगा एग्जिस्टिंग प्रोविजन के। सही है, एक्सेस अमाउंट का। अब अक्रूड मार्कअप है बॉन्ड के ऊपर 3 महीने का। मैं 3 महीने पे 10% अप्लाई कर मैं 10% अप्लाई करूँगा, डिवाइड बाई 12 करूँगा, मल्टीप्लाई बाई 3 कर दूँगा। मर्चेंटाइज इन्वेंट्री इन्होंने क्लोजिंग बता दी है तो क्लोजिंग में कॉस्ट ऑफ सेल में इस्तेमाल कर रहा हूँ, बैलेंस शीट पे इस्तेमाल करूँगा। कंपनी डिसाइडेड टू डिक्लेयर कैश डिविडेंड। कंपनी ने डिसाइड किया कैश डिविडेंड डिक्लेयर करने के लिए। अब डिविडेंड दो तरीके से आ रहे होते हैं, एक इंटरिम आ रहा होता है और एक फाइनल आ रहा होता है। यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि बोर्ड ने अप्रूव किया या किसने अप्रूव किया, क्या हुआ है। यहाँ पे सिर्फ दे रहे हैं कंपनी डिसाइड किया है कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर करने के लिए। तो सबसे पहले तो हमारे जहन में आता है कि भाई इसकी एंट्री की ज़रूरत ही नहीं है। जब डिविडेंड पे करने का इन्होंने डिसाइड, अभी फाइनल अप्रूवल नहीं दिया लेकिन सिंपली डिसाइड कर रहे हैं, सही कि हाँ हम रेकमेंड कर रहे होंगे या हम अप्रूव कर रहे होंगे या हम डिक्लेयर कर रहे होंगे, तो ये चीज़ लाइबिलिटी नहीं बना देती। बट इन केस ऑफ बी कॉम के स्टूडेंट ये चीज़ याद रखें कि अगर ऐसी कोई चीज़ भी यहाँ पे दी हुई है कि उन्होंने डिक्लेयर किया है या डिसाइड किया है डिक्लेयर करने के लिए, तो आपको फ़िलहाल चेंजेस इन इक्विटी में से चार्ज कर देना है। सही है। जहाँ तक किसी को कोई मसला, अप्रोप्रिएशन वाली जो चीज़ है वो बेसिकली है कि एक इक्विटी के हेड से अमाउंट निकल कर दूसरे इक्विटी के हेड में जा रही होगी। यानी आपने आपके पास जनरल रिजर्व था रिटेन अर्निंग की 10 मिलियन की, सही है। अब आप कोई बिल्डिंगें बनाना चाह रहे हो 3 मिलियन या 4 मिलियन में, कोई आप रेनोवेशन करना चाह रहे हो बिल्डिंग की और उसके लिए रिजर्व बनाना चाह रहे हो, तो अप्रोप्रिएट करते हैं आप अपने जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स है उसका जो फंड है उसे आप अप्रोप्रिएट करोगे कि इसमें से इतनी अमाउंट मैं रिपेयर के रिजर्व को दे दूँ। सही है। तो यहाँ पे भी 40,000 बिल्डिंग एक्सटेंशन के लिए अप्रोप्रिएट किए गए। अब ये कहाँ से निकलेंगे? पेड कैपिटल से कुछ नहीं निकलता, याद रखिएगा। इसके अलावा जो भी रिज़र्व है, अगर कोई स्पेसिफिक रिज़र्व है, कोई कैपिटल रिज़र्व आ रहा है तो उससे तो मैं कुछ नहीं निकालूंगा, लेकिन कोई रेवेन्यू रिज़र्व अगर अवेलेबल है तो मैं वहाँ से चीज़ें निकालता हूँ। सही है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन किसी को अगर नहीं है तो फिर अब हम क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बढ़ते हैं। पेपर कैसे पढ़ना है, कितनी जल्दी पढ़ना है, ये आपको अंदाज़ा हो गया होगा। सही। अच्छा, अब हमने क्या रखा था, हमने रखा था कि हम प्रिसाइज दी इनकम स्टेटमेंट पहले बना रहे होंगे, उसके बाद हम बैलेंस शीट बनाएंगे। सही। अब इनकम स्टेटमेंट के लिए हमारे पास फॉर्मेट क्या होता है? पहले तो हम अपनी एंट्रीज़ वाला काम पूरा कर लें। सही। फर्स्ट एडजस्टमेंट जो है, एक वर्किंग एक अलग शीट पे जाएं। फर्स्ट एडजस्टमेंट का इम्पैक्ट क्या है? मशीनरी, बिल्डिंग, डेप्रिसिएशन, WDV, कॉस्ट। कॉस्ट इसकी थी 4 लाख, इसकी थी 7 लाख। डेप्रिसिएशन 10% इस पर आ जाएगा 40,000। सही। 77 लाख का 15% आ जाएगा आपके 105,000। सही। ये कितने हो गए? 145,000। WDV कितनी आ गई? ये आ गई 360,000। 7 लाख में से 105 चला गया, ये बचा 595,000। सही है। इसको टोटल करने की ज़रूरत नहीं है। ये हो गई पहली एंट्री मेरी। दूसरी दूसरी है, मैं क्या करूँगा, इंश्योरेंस एक्सपायर्ड है तो इंश्योरेंस एक्सपेंस
1000 से लूँगा, सही है। और प्रीपेड में 2000 का रखूँगा, जो कि 3000 माइनस 1000, सही। तीसरी क्या है, रेंट एक्सपेंस 6000 का, तो इसका मतलब है एक्सपेंस में उतने ही रहने दूँगा। मैं प्रीपेड रेंट को 2000 से शुरू करूँगा, जो कि 8000 इन्होंने ट्रायल में दिया हुआ था और 6000 एक्चुअल एक्सपेंस है, तो 2000 मेरा प्रीपेड है, सही। फोर्थ क्या थी, अगर अलाउंस फॉर बैड डेट टू मेंटेन एट 4%, अलाउंस एट रेट ऑफ 4%। ये क्या है, हमें अकाउंट रिसीवेबल जो है वो दिया हुआ है 30,000 का, इसका 4% कितना होता है, 30,000 का 4% मेरे ख्याल से 1200 होना चाहिए, सही। 1200 हो रहा है, तो इसका मतलब है प्रोविजन में 1200 का रखूँगा, सही है। और अदर इनकम में 300 की रख लूँगा, 1500 टोटल जो एग्जिस्टिंग प्रोविज़न है वो टोटल अमाउंट होगा। 1200 बेसिकली जो एग्जिस्टिंग प्रोविज़न था 1500 का उससे कम है, हमें कम प्रोविज़न की ज़रूरत है, हमने ऑलरेडी ज़्यादा कर दिया, तो हम 3000 रिवर्स कर रहे हैं प्रोविज़न में से एज अदर इनकम, सही। बॉन्ड्स है मेरे पास 1 लाख के और 10% है, सही। 3 महीने का अप्रूवल मुझे करना है, इसका मतलब है 10,000 डिवाइड बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 3, ये आपको क्या हो जाएगा, मेरे ख्याल से 2500 होना चाहिए। मुझे बताएं 2500 है या नहीं है। सही है। अच्छा, इसके बाद आपके जो सिक्स वाली एंट्री है वो आप ये बताइए, क्लोजिंग इन्वेंट्री है, सही है। क्लोजिंग इन्वेंट्री 70,000 है, इस पे मुझे कोई एडजस्टमेंट, कोई ऐसी चीज़ करने की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। इन्होंने एग्जिस्टिंग एंट्रीज़ वगैरह मुझे पास करने को नहीं बोला, इसलिए मैं आपको एंट्री पास नहीं करा, सिर्फ अपनी आसानी के लिए चीज़ें रख रहा। मुझे डिविडेंड 15,000 का डिक्लेयर करना है, प्लस मुझे अप्रोप्रिएशन 40,000 की शो करनी है, सही है। अब मेरी यहाँ से वर्किंग स्टार्ट होगी। मैं सबसे पहले क्या बनाता हूँ, सबसे पहले मैं बनाता हूँ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, कंपनी का नाम क्या था, कंपनी का नाम था लिमिटेड। किस पीरियड के लिए, फॉर द, ये चीज़ें लिखनी ज़रूरी है, याद रखिएगा ये। ईयर एंडेड December 31, 2020, सही। अमाउंट्स इन रुपीज़। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए सेल्स। सेल्स की कोई एडजस्टमेंट है नहीं है, डायरेक्ट ट्रायल में दिया हुआ है 5 लाख, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद फॉर्मेट में क्या आता है, लेस कॉस्ट ऑफ सेल, यहाँ पे मैं करूँगा वर्किंग वन, सही। अब वर्किंग वन में बना रहा हूँ, यहीं साइड पे बना देता हूँ वर्किंग वन। यहाँ पे आ रही थी क्या था, ओपनिंग इन्वेंट्री कितने की आ रही है, ओपनिंग इन्वेंट्री आ रही है 1,40,000 की, सही। इसमें परचेजेस कितने की हैं, परचेजेस है 3 लाख की, सही है। इसमें कैरेज इनवर्ट कितना है, कैरेज इनवर्ट इनका आ रहा है 2,000 का, सही। ये आपका हो गया 442,000, सही। इसमें से क्लोजिंग इन्वेंट्री में 70,000 की लेस कर देता हूँ, सही। कितना हो जाएगा ये, मेरे ख्याल से 372,000 हो जाएगा, सही।
तो मेरे पास कॉस्ट ऑफ सेल आ गई 372,000। ये मैं लेस करूँगा, मेरे पास आ जाएगा 128,000 ग्रॉस प्रॉफिट। ये पैटर्न तो आपको को पता ही है ना, इसमें कोई मसला तो नहीं है। ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। ग्रॉस प्रॉफिट के बाद मैं यहाँ से लेस करता हूँ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। वो क्या क्या आ रहे थे? वो मेरे पास आ रहे थे, अगर मैं देखूँ यहाँ ट्रायल पे, मेरे पास है सैलरीज, डायरेक्टर रेम्यूनरेशन, रेंट, ऑफिस सप्लाइज, प्रीपेड इंश्योरेंस, डेप्रिसिएशन। सही है। अब मेरे ऊपर है कि मैं यहाँ पे भी एक वर्किंग बना करके और आगे एक्सप्लेन कर दूँ, या मैं यहीं पे डालना शुरू कर दूँ। मैं यहीं पे डाल लेता हूँ फिलहाल। सैलरीज, डायरेक्टर रेम्यूनरेशन, रेंट, इंश्योरेंस, डेप्रिसिएशन। सैलरीज कितनी थी मेरे पास? मेरी थी 18,000। डायरेक्टर रेम्यूनरेशन थी 10,000 की। रेंट मेरे पास 6,000 का था। 2,000 जो है वो उसका था। अब मैं यहाँ पे अभी जो मैंने वर्किंग की हुई थी इसमें से मैं चीज़ें हटाता चला गया। सही है, ये मैंने हटा दिया। 1,000 का मेरे पास रेंट मुझे चार्ज करना है। सही, रेंट वाली जो चीज़ है वो ये हट गई। ये मैंने कर दिया और ये मैंने कर दिया। इसके बाद डेप्रिसिएशन मेरी 145,000 की है। 145,000। सही है। तो ये यहाँ से ये पॉइंट भी कट होगा। सही है। अब सिर्फ प्रीपेड वाला बाकी है, अलाउंस का बाकी है। सही है। बॉन्ड्स है, क्लोजिंग और डिविडेंड। ओके, ये मेरे पास कितना हो गया है मुझे बताएगा कोई? फिफ्टी थाउजेंड श्योर। 180,000 आपका ये आ गया। 180,000। सही। 128 में से 180,000 लेस हो रहा है, तो ये आपका लॉस आ रहा है। लॉस कितने का है ये? 52,000 का लॉस आ रहा है। सही। अब इसमें भी मेरे पास फाइनेंस कॉस्ट बेसिकली आ रही है। अदर इनकम आ रही है। अदर इनकम क्या है? अदर इनकम है जो रिवर्सल है, रिवर्सल ऑफ प्रोविज़न। कितनी अमाउंट का है रिवर्सल ऑफ प्रोविज़न? रिवर्सल ऑफ प्रोविज़न जो है मेरे 300 का था। सही है। ये ऐड हो जाएगा। फाइनेंस कॉस्ट मेरे पास क्या आई थी? वो आ रही थी 2,500। सही है, ऑन बॉन्ड्स। तो ये फर्दर लेस होगा। इसका मतलब है क्या क्या चीज़ें मैंने फर्दर डाल दी? मैंने अलाउंस वाली चीज़ डाल दी, मैंने बॉन्ड्स वाली चीज़ डाल दी। सही। सही, ये चीज़ रहती है, ये मैंने डाल दी। अब क्या फिगर हो रही है? आपका 52,000 प्लस 2,500 माइनस 300, 54,200 का
पास लॉस आ रहा है, एक दफ़ा देख लें कि हमारी क्या P&L कंप्लीट हो गया, कोई चीज़ रहती है। अकाउंट रिसीवर ये सब P&L का पार्ट नहीं। कैरेज इन मैंने ले लिया, सैलरीज ले ली, डायरेक्टर रेमुनरेशन, रेंट, प्रीपेड इंश्योरेंस, ऑफिस सप्लाइज मेरी रहती है मेरे ख्याल में, ऑफिस सप्लाइज और कमीशन इनकम। ऑफिस सप्लाइज दी मैंने नहीं, ऑफिस सप्लाइज नहीं ली। तो इसका मतलब है कि मैं यहाँ पे वापस इसे थोड़ा सा साफ करने के लिए बता रहा हूँ। आप बीच में ऑफिस सप्लाइज को भूल गए थे। ऑफिस सप्लाइज लेते हैं और फिर दोबारा कंटिन्यू करते हैं। आप धीरे काम करने के दरमियान में आपने एरर आइडेंटिफाई कर लिया, अगर जिस तरीके से मैं चल रहा हूँ उस तरीके से आप चले तो ऑफिस सप्लाइज 2000, ये 180 हुआ था, ये 182,000 हो गया। सही। अब आपका लॉस कितना आ रहा है? ये आपका है 128,000 माइनस 182,000, ये आपका लॉस आ गया 54,000। सही। अब इसमें आपकी अदर इनकम आ रही है, वहाँ पे हम कमीशन भूल गए थे। अदर इनकम में दो चीज़ें, कमीशन जो आपका था 3,500 का, 3,500 और रिवर्सल ऑफ प्रोविजन 300। सही। ये आपका हो गया 3,800। आपके पास ये बचा 50,200। इसमें आपने फाइनेंस कॉस्ट लेस कर दी बॉन्ड्स के ऊपर, जो आपकी कंप्यूटर थी 2,500। सही। ये आपका हो गया 52,700 का नेट प्रॉफिट, नेट लॉस। सही है। नेट लॉस आपका हो रहा है 52,700 का। किसी का कोई ऑब्जेक्शन इसमें? हमने सारी चीज़ें ले ली हैं, आई होप हम ले चुके हैं सारी चीज़ें। सारी चीज़ें मेरे ख्याल से ले चुके हैं। अब हम चलते हैं बैलेंस शीट की तरफ। सही। हमारा नेट लॉस आ गया, हम चलते हैं बैलेंस शीट की तरफ। लिमिटेड बैलेंस शीट एज एट December 31st, 2020, अमाउंट्स इन रुपीज़। अब मैं डायरेक्ट लिखना शुरू करूँगा। नॉन करंट एसेट के कौन से मेरे पास? मेरे पास है बिल्डिंग और मशीनरी। बिल्डिंग मेरे पास किस अमाउंट से मौजूद है? 7 लाख माइनस 105,000। मशीनरी है 4 लाख माइनस 40,000। यही है,
ये मेरे पास बची 595,000 की और ये मेरे पास बची 360,000। सही है। टोटल ये आपका हो जाएगा 955,000। सही। उसके बाद मेरे पास आएंगे करंट एसेट। सबसे पहले इन्वेंट्री, फिर अकाउंट रिसीवेबल, उसके बाद प्रीपेड। इसके अलावा क्या क्या चीज़ें हैं मेरे पास, बाकी डेबिट साइड में मेरे पास कुछ नहीं है। मेरे पास अब बचा एक सिंपल कैश। सही। इन्वेंट्री कितनी थी, मेरे ख्याल से 70,000 की आ रही थी। अकाउंट रिसीवेबल 30,000 का था, इसमें से मैं 1,200 लेस कर दूँगा, मेरे पास बचेगा 28,800। सही है। प्रीपेड मेरे पास एक तो रेंट आ गया और दूसरा मेरे पास इंश्योरेंस का था। 4 लाख। कैश मेरे पास अवेलेबल है 17,000 का। सही। अब ये टोटल कितना हुआ, ये तो हो गया 800 और डबल 9,000। सही। मेरे पास टोटल एसेट कितने के आ गए, मेरे पास आ गए 800 ऐसे हो गए और 5 और 9 आपको हो गए 14, 1074,000। सही। अब इक्विटीज़ एंड लाइबिलिटीज़। ऑथराइज कैपिटल 40,000 शेयर्स ऑफ 100 ईच, आपका ये हो गया 4 मिलियन। ये ऐसे ही रखना है। फिर उसके बाद मेरे पास कैपिटल आता है, शेयर कैपिटल 8 लाख का, इसमें मेरी कोई चेंजेस नहीं है। सही। रिटेन अर्निंग और फिर बिल्डिंग रिजर्व। रिटेन अर्निंग के लिए मैं वर्किंग टू पे जाऊंगा या चेंजेस इन इक्विटी बना देते हैं नीचे यहाँ पे। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। ओपनिंग बैलेंस, शेयर कैपिटल, रिटेन अर्निंग, बिल्डिंग रिजर्व, टोटल। शेयर कैपिटल कितना था, 8 लाख का था। रिटेन अर्निंग मेरे पास कितने की आ रही थी, यहाँ पे 2 लाख की आ रही थी। सही। बिल्डिंग रिजर्व नहीं था, 1 मिलियन के मेरे पास स्टार्टिंग में। सही है। इसके बाद आपका लॉस फॉर द ईयर आपके पास कितना आ रहा है, 52,700। डिविडेंड दिया आपने 15,000 का। सही है। आप एप्रोप्रिएशन भी तो कर रहे थे, 40,000 की आप एप्रोप्रिएशन भी कर रहे थे। एप्रोप्रिएशन रिटेन अर्निंग में से जा रही है बिल्डिंग रिजर्व में। सही है। अब आपका सम कितना हो जाएगा, ये
गया 932,300। सही है, यहाँ तक कोई मसला नहीं। अब हमारे पास क्या क्या चीज़ें बची? अब हमारे पास बचा नॉन करंट लाइबिलिटीज़। बॉन्ड्स आ रहे हैं 1 के प्लस 2,500, तो याद होगा 102,500 अप्रूवल हो गई। सही। इसके अलावा हमारे पास क्या चीज़ है? अकाउंट पेएबल आ रहा है 2 लाख का। अकाउंट पेएबल आपका करंट लाइबिलिटी होता है। सही। जो आपकी करंट लाइबिलिटी अकाउंट पेएबल 2 लाख। सही। अब ये ज़रा टोटल कर लें कितना हो रहा है। और के ये बराबर होगा 234,800। 160,000 का डिफरेंस आ रहा है। इसका मतलब हमने कोई चीज़ बीच में मिस कर दी है। सही है। 160,000 के हमने क्या चीज़ बीच में मिस की है? हम ज़रा देखते हुए चल लेते हैं क्या चीज़ मिस हो रही है। हमारी इन्वेंट्री है 70,000 की। अकाउंट रिसीवेबल आ गया और कैश और ये अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट पेएबल मेरे पास 2 लाख नहीं है, ये 25,000। अब ज़रा देखिए कितना आ रहा है। 300 इसमें 500 प्लस 25,000। इस पर डिफर कर रहा है। ये आ रहा है 105,800 डिफर कर रहे हैं। इसलिए डिफर कर रहा है तो मैंने डिविडेंड बेसिकली जब पे कर रहा हूँ तो मैंने डिविडेंड पे नहीं किया, मैं पे कर रहा हूँ। सही है। 15,000 का जो डिविडेंड था वो मैंने पे तो नहीं किया ना, मैंने सिर्फ डिक्लेयर किया है कि हाँ मैं पे कर रहा हूँ डिविडेंड। पे 15,000। सही है। यह आपको हो जाएगा 107,4,800। सही है। अब देखें, जब आप क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो आपके पास बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं। सही। जहन में चीज़ें परेशानियाँ चल रही होती हैं। सही है ना? तो अगर कोई चीज़ स्किप हो जाती है तो आप इस तरीके से आइडेंटिफाई फ़ौरन कर सकते हैं। कितनी देर लगी? ज़्यादा देर नहीं लगी। लेकिन
ये देर बहुत ज़्यादा हो जाएगी अगर आप ये जो हमने शुरुआत में स्टेप किए थे ये स्टेप लेकर अगर ना चलें। सही। डिविडेंड का ये देखें, अगर मैंने बहुत सही काम किया होता तो मैं डिविडेंड को यहाँ पे क्रॉस कर चुका होता। मैंने डिविडेंड क्रॉस नहीं किया, मैं जैसे ऊपर देखता मुझे पता चल जाता। सही है। मैं ऊपर अकाउंट पेएबल मैंने 2 लाख का अगर लिया था तो वो गलत ले लिया था। मैं जब क्वेश्चन दोबारा से देख रहा हूँ तो मुझे पता चल जाएगा अकाउंट पेएबल जो है वो 25,000। सही है। क्लोजिंग इन्वेंट्री मैंने नहीं काटा हुआ, लेकिन जब मैं करेक्शन के लिए देखने के लिए आ रहा हूँ तो मुझे पता होगा कि क्लोजिंग इन्वेंट्री मैंने क्लोजिंग इन्वेंट्री अपनी बैलेंस शीट में 70,000 से ही ली हुई है। सही है। तो ये था पूरा पैटर्न आपके फाइनल अकाउंट से सॉल्व करने का। एक और क्वेश्चन हम करेंगे लेकिन वो हम नेक्स्ट सेशन में करते हैं, और एब्जॉर्प्शन हम नेक्स्ट सेशन में स्टार्ट करते हैं। तब तक अल्लाह हाफिज़। कोई क्वेश्चन अगर आप लोगों को तो ज़रूर पूछिएगा। सही है। और प्रैक्टिस इसकी ज़रूर करिएगा। क्वेश्चन इसी तरीके से आप सॉल्व करेंगे। आप कैसे करेंगे कि पहले आप क्वेश्चन को सही तरीके से पढ़ेंगे, एडजस्टमेंट सारी की सारी एक जगह पे लिखेंगे और उसे सॉल्व करके लिखेंगे। सही। उसके बाद आप अपना क्वेश्चन एक पैटर्न में सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, और जो जो चीज़ें एडजस्टमेंट में आ रही हैं उसको कैंसिल आउट करते जाएंगे कि हाँ ये काम हमारा हो गया। सही। आपका आसानी से पेपर आप अटेंड कर पाएंगे। चलें, अल्लाह हाफिज़।